हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 दो चर में रैखिक समीकरण के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। और सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले कुछ इसमें हम लोग बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जो समीकरण होता है, ये समझ लीजिए समीकरण क्या चीज है। इक्वेशन। समी मतलब आप समझ लीजिए कि समान, और करण मतलब करने वाला। तो जो समान कर दे तो ठीक है, देखते हैं। यदि fx एक बहुपद है जिसकी घात एक अथवा एक से बड़ी है, तथा इसको हटा दीजिए, तो fx बराबर 0 को क्या कहेंगे सर? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे मैं क्या रखा, fx बराबर क्या है? 2x प्लस 3 है। क्या है? 2x प्लस 3। तो fx बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 2x प्लस 3 जो 0 के इक्वल है, इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझे समीकरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण। यदि fx एक रैखिक बहुपद हो तो fx बराबर 0 को हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ये क्या होता है? यदि fx एक रैखिक बहुपद हो तो fx बराबर 0 को क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे सर? रैखिक समीकरण। तो मैं क्या रखा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं देखूं तो fx बराबर ax प्लस बी, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ लिख देना a कामा b बिलोंगिंग टू दी क्या है? रियल नंबर। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे रैखिक समीकरण वन वेरिएबल में, एक चर में रैखिक समीकरण देखेंगे। एक चर में यदि रैखिक समीकरण
एक चर में दिया हो तो उसको एक चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे। यदि रैखिक समीकरण दो चर में दिया होगा तो उसको हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे। एक चर में रैखिक समीकरण। मैं क्या रखा इसमें, x प्लस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चर में रैखिक समीकरण। चलिए दो चर में रैखिक समीकरण क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x और y क्या है, दो चर है, x और y क्या है, सब दो चर है। अब अगर हम बात करें, इसी में आता है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। क्या आता है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। ये क्या कहता है सर, इसको समझ लीजिए फिर बात करते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं क्या रखा कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये दो चर में रैखिक समीकरण है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इनको, ये दोनों, ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर में दो चर में रैखिक समीकरण है ये, और ये भी दो चर में रैखिक समीकरण। तो अब इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इन दोनों को मिला के दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बोल देंगे। क्या बोल देंगे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अब हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की विधि देखेंगे। कौन कौन सी विधि इसमें आती है। नंबर एक है सर प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है, आप कह सकते हैं सर विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अभी क्या होगा, नंबर वन जैसे मैं क्या रखा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये कुछ गिवन है। अब इसको मुझे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्या करना है सर, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आप, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। तो सबसे पहले मैं क्या रखा कि समीकरण एक से x का मान निकाला, इसको उस तरफ ले गया तो 5 माइनस वाई। इस समीकरण एक से चाहे मैं x का मान y के पदों में निकालूं, चाहे मैं y का मान x के पदों में निकालूं, तो x का मान अब समीकरण दो में रख दीजिए। एक से निकालेंगे तो दो में रखेंगे, दो से निकालेंगे तो एक में रखेंगे। तो यहाँ रख दो x का मान, ये क्या आएगा 5 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इक्वल टू 7।
तो 5 माइनस 2i इक्वल टू 7 हो जाएगा, इसको इस तरह, तो 5 माइनस 7 इक्वल टू 2i, इधर से 2i इक्वल टू -2, तो ये कटेगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो y का मान -1 यहीं रख दो, x की वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस -1, तो x की वैल्यू कितना आ गई, इधर 6 आ गई 6। तो एक तो ये है कि आप जो है पहले वाले से x का मान निकालें, जरूरी थोड़ी है कि ऐसा आप करो, आप क्या करो कि पहले वाले से सर इस तरह से कर लीजिए। चलिए मैं पहले वाले से y का मान निकालता हूँ, इसको इस तरफ ले जाओ तो 5 माइनस एक्स, अब पहले वाले से निकाले दूसरे में रखो, x माइनस और ये y का मान 5 माइनस एक्स, तो कितना आ गया 7, तो ये x माइनस 5 और ये प्लस एक्स इक्वल टू क्या 7, तो ये 2x हो गया, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे 12, तो ये कटेगा सर x की वैल्यू 6, तो x का मान 6 यहाँ रखेंगे इस वाले में, y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 6 बोले तो -1। तो ये तरीका है, ठीक। तो पहले से हमने x का मान निकाला y के पदों में, y का मान x के पदों में दूसरे में रख दिया। अब हम चेक करते हैं क्या y का मान x के पदों में दूसरे से निकालें तब भी वही वैल्यू आती है, आइए देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको यहां से इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आएगा 7 प्लस वाई, तो इसका मान पहले में रख दो, तो क्या आएगा 7 प्लस वाई और ये प्लस वाई इक्वल टू 5, इधर से क्या आएगा 7 प्लस ये 2i इक्वल टू 5, इसको उस तरफ ले जाओ 2i इक्वल टू 5 माइनस 7, तो 2y इक्वल टू -2, तो ये कटेगा सर y की वैल्यू -1। तो अब y का मान आप क्या करेंगे -1 इसमें रख देंगे, तो x इक्वल टू 7 -1, x की वैल्यू कितना आएगा सर 6 आ जाएगा। तो अभी भी वही वैल्यू आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझे। तो ये जो मेथड है सर, ये क्या था, ये एलिमिनेशन है, क्या है, सॉरी ये क्या था, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन था। अब हम बात करेंगे इसी को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे एलिमिनेशन लगाएंगे, इसी को एलिमिनेशन मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन से तो हमने देखा, विलोपन लगाएंगे सर, विलोपन विधि, ठीक, मेथड। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है सर, हम लोग पहले वाले से या तो x की वैल्यू गायब करेंगे या तो y गायब करेंगे। तो देख लेते हैं कि किसको गायब करना चाहते हैं, पहले हम लोग या तो x गायब करें या तो y। तो गायब करने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे मुझे y गायब करना है तो y का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है। अगर इनका चिन्ह बदला होगा, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो आप ऐड करेंगे, जोड़ देंगे सर, और अगर ये चिन्ह जो है सेम होगा तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, घटा देंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे y गायब करना है आपको, सर जोड़ने पे ही कट जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, कटेगा, तो x और x कितना हो गया 2x, और ये 5 प्लस 7 कितना आ गया सर 12, तो 2 6 12, x की वैल्यू कितना आ गई 6, तो x का मान 6, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो चलो 1 में रखते हैं, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो y की वैल्यू -1 हो जाएगा। और आगे देखते हैं, इसी को अगर हम बात करें जो है, यही एलिमिनेशन मेथड जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 7, कुछ इस तरीके से गिवन है। तो अगर आप यहाँ बात करेंगे इस बार मैं x गायब करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है, तो ये 1 है और ये 1 है, तो देखेंगे तो इनका गुणांक सेम है, और क्या बोलते हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, मतलब चिन्ह भी समान है। तो आप क्या करोगे, जब चिन्ह यहाँ पे समान हो जाए तो घटाना पड़ता है सर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, प्लस वाई 2i, इधर से प्लस 5 और -7 -2, तो ये कटेगा सर y की वैल्यू -1, y का मान -1 समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो x का मान निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ,
2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस 3y इक्वल टू 4। मान लीजिए यहाँ पे मुझे एलिमिनेशन लगाना है, तो एलिमिनेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा, चलो पहले इसको देख लेते हैं तब। मान लीजिए यहाँ आपको एलिमिनेशन लगाना है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको हल करने की बात किया है। कैसे हल करेंगे, तो आपको मान लीजिए x गायब करना है, तो यहाँ x के साथ में 2 है और यहाँ 1 है, तो आप क्या करो, इसमें 2 का गुणा कर दो, क्या आएगा 2x और ये 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो अब अगर आप देखेंगे इसका साइन प्लस है, यहाँ भी क्या है, ये प्लस है, तो इनको गायब करना है तो प्लस है माइनस कर दो, प्लस है माइनस और ये प्लस है माइनस, ये -2 और ये +2 कट जाएगा, ये -y और ये -6y, तो -7y और ये +3 और ये -8 -5, माइनस माइनस कटेगा, y की वैल्यू आ गया सर 5/7। अब आप क्या करेंगे, y का मान 5/7 इसमें रख दो तो x निकल जाएगा, -5/7 बराबर 3 है ये, तो 2x इक्वल टू 3 + 5/7 मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 + 5 26/7। सर ये कटेगा तो x की वैल्यू 13/7 आ गया था, कुछ इस तरीके से। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे y गायब करना होता, तो यहाँ y के साथ में 1 है और यहाँ 3 है, तो ऐसा करो इसी में 3 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और ये 3 1 3, कुछ इस तरीके से 3 3 कितना 9 हो जाएगा सर। अभी ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो ये +3 और माइनस, ओह सॉरी अभी नहीं है, नहीं सर अभी नहीं। ये देखिए यहाँ क्या करना है, इसमें 3 का गुणा करें तो कितना आ गया 6x और -3y और 3 3 जा 9, तो यहाँ ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ऐसे ऐड करने पे कट जाएगा, जोड़ तो कटेगा, तो 6 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 7x हो गया, तो ये कितना आएगा 13, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 13/7। इसके पहले वाले में भी यही आया था, अगर आप देखें तो। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं सर। अब उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। इसके बाद आता है सर इसी में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये इसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं सर, वज्र गुणनखंड विधि। इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी, यानी 2 चर में रैखिक समीकरण को अगर आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना है, कैसे करेंगे पहले आप समझ लीजिए। ये a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है, चलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले क्या काम है, आपको क्या करना होता है इसमें, देखो बराबर के एक तरफ 0, बराबर के एक तरफ 0 बना लीजिए, और x y और आपको 1, कोई सा भी क्वेश्चन होगा x y और 1 आपको लिखना पड़ेगा सर। अब देखिए जैसे इसको मैं गायब किया तो b1 b2 c1 c2 दिखा, b1 b2 c1 c2। अब इसको गायब किए तो ये किनारे था, इसको गायब कर रहे हैं तो इसके इधर भी कुछ और इसके इधर भी कुछ, ये बीच में आ रहा है, तो ये बीच में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो आप देख रहे हैं इसी को यहाँ से निकालेंगे सर, यहाँ फिट कर देंगे। तो देखिए मैं इसको गायब कर रहा हूँ ऐसे समझने के लिए, मैं लिख दिया a1x और ये a2x, कुछ इस तरीके से। अब जब मैं इसको गायब करूंगा ये एक साइड हो गया, अब c1 c2 a1 a2 दिखेगा, c1 c2 a1 a2। अब फिर से आप क्या करो, इसको जैसे था वैसे कर दीजिए, समझने के लिए था, a1x a2x, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको जब गायब करेंगे तो एक किनारे है, तो अब देखो a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 कुछ ऐसे दिख रहा है।
अब आपको क्या करना है सर, चलिए इसका नाम जो है कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पड़ गया वो समझिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, B1C2 माइनस, और इसका इसमें करेंगे तो B2C1। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक मेथड है तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। अब आप देखिए यहाँ पे तो ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई क्या आएगा, C1A2 माइनस, फिर इसका इसके साथ C2A1 1 अपान इसका इसमें क्या आएगा A1B2 माइनस इसका इसके साथ A2B1, कुछ ऐसे मिलेगा। अब इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाले को इसके साथ करो, y वाले को इसके साथ करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्या रखा, टू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको इसको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, x बराबर y बराबर 1 ऐसे, ठीक। तो यहाँ देखिए जब मैं इसको गायब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये क्या है 1 माइनस 1 और ये क्या है -3 और ये 2। जब इसको गायब किया होगा तो देखिए ये वाला इधर चला आएगा तो पहले ये लिखा जाएगा -3 2, तो पहले लिखा गया, तो जब ये इधर आ गया तो फिर ये लिखा गया होगा 2, 1, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको जब गायब करेंगे तो 2 1 1 1, तो 2 1 और ये 1 -1, कुछ इस तरीके से। अब आप क्या कीजिए, x 1 2 जा 2, फिर माइनस होता है -1 का माना 3 में तो 3 आएगा, और ये 3 1 जा 3, तो माइनस है तो माइनस, और ये माइनस पहले से 2 2 जा 4, इधर से क्या आएगा 2 1 जा 2, फिर -1 1 जा 1, कुछ ऐसे। तो x अपान क्या आएगा ये -1, और ये y अपान क्या आएगा -7, और ये 1 अपान -3, कुछ इस तरीके से। अभी आप क्या करेंगे, इस वाले को इधर ले जाओ, तो x अपान -1 इक्वल टू 1 अपान -3, x निकालना है तो इसको इसके साथ ये कटेगा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई सर 1/3, और y निकालना है तो y वाले को इधर ले जाओ, y -7 और ये 1 अपान -3, तो ये कटेगा सर, ये इसके साथ क्या हो गया 7/3। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब हम बात करेंगे ये सारे पॉइंट तो आपने चेक कर लिया, इसी में आता है एक और पॉइंट है, वो ये है, कोई सा भी दो चर में रैखिक समीकरण है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये क्या है a2x प्लस b2y, यहाँ तो देखिए यहाँ 1 नहीं है सर, c2 इक्वल टू 0। दो चर में रैखिक समीकरण के लिए 3 पॉइंट है। नंबर 1, जब केस फर्स्ट ये है a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर ना हो, तो जब ऐसा नहीं होगा तो उसको बोलते हैं सर नंबर 1, क्या बोलते हैं, पहली बात तो आता है सर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और दूसरा क्या होगा, अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो केवल एक बिंदु पर करेंगे, इसका मतलब है केवल एक हल होगा, क्या होगा
केवल एक हल। तो जब एक हल होगा तो उसको बोलते हैं निकाय कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा सर, सिस्टम कैसा होगा। निकाय की बात करूं अगर तो वो संगत होगा, क्या होगा, संगत। ये पहला पॉइंट निकला। दूसरा क्या है, ए सेकंड देखते हैं। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो जब ऐसा होगा तो पहला पॉइंट ये निकल के आता है, उसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं सर, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं सर, पैरेलल लाइन। ठीक, ये ऐसे लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ये एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगी। आप कह सकते हैं कि अनंत पर मिलेंगी, यानी ये एक दूसरे को क्या होंगी, जब कहीं काटेंगे ही नहीं तो आप क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। तीसरा है, जब कोई हल नहीं होता है तो निकाय कैसा होता है, उस समय सिस्टम कैसा होता है सर, तो सिस्टम होता है आपका असंगत। क्या होता है, असंगत। ठीक, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंसी, ये तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे सर, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ये बोलेंगे। और तीसरा केस थर्ड जो कहता है वो क्या है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 चलिए B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। जब ऐसा हो जाएगा तो पहला पॉइंट यही निकल के आएगा। पहला पॉइंट क्या है सर, यही समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। दूसरा क्या है, अनंत हल। क्या बोलते हैं सर, इसको अनंत हल बोला जाता है। तीसरा क्या है, निकाय। जब हल प्राप्त होता है तो सिस्टम जो निकाय होता है वो संगत होता है। क्या होता है सर, संगत। चलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, संगत होगा, संगत। उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसने कह रखा है कि आपको क्या करना है, निम्नलिखित में k का मान ज्ञात करो यदि दो चर में रैखिक समीकरण के एक हल हो। केवल एक हल की बात किया है, कई सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको 2-3 लिख देता हूँ, एक बता दे रहा है। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, kx माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से।
तो अगर कह रहा है कि रैखिक समीकरण के एक हल हो, एक हल कब होता है? एक हल है, ऐसा क्या है, ऐसा दिया है। तो एक हल कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? b1/b2। तो a1 इसमें कितना है सर? 2 है। a2 कितना है सर? k है। और b1 इसमें क्या है? 3 है। और b2 क्या है सर? -1 है। तो यहां से देखिए, इसको इधर ले जाओ तो -2, इसको इधर ले जाओगे 3k, इधर क्या आएगा? k इज नॉट इक्वल टू 3 का डिवाइड कर दो ये, यानी k का मान -2/3 नहीं चलेगा। k का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बट -2/3 नहीं चलेगा सर। यानी आप क्या कहेंगे? k का मान ये नहीं चलेगा, ये इसका फाइनल आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, इसी को और अच्छा लिखना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं k बिलोंगिंग टू दी कोई भी वास्तविक संख्या चलेगा, तो ये नहीं चलेगा तो इसी को माइनस कर दो सर। ये एक काम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप क्लास 10th लेवल में देखने को नहीं मिलता है, तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको आप कर लेंगे। अब जैसे मैं क्या रखा इसी में, कह रहा है कि दो चर में रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो अनंत हल हो तो k का मान ज्ञात करें। चलिए, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ देखें तो क्या होगा, मैं क्या रखा कि 2x + 3y + 5 = 0, 4x + k - 1y + 10 = 0, कुछ ऐसे दिया है। तो इसमें कह रहा है k का मान निकालना है, अनंत हल हो। अब अभी हमने बताया अनंत हल हो तो हमें क्या करना है सर? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, कुछ ऐसा होता है। तो a1/a2, तो a1 क्या है सर? 2 है। a2 क्या है? 4 है। b1 क्या है? 3 है। b2 क्या है? k - 1, और c1 क्या है? 5, ये कितना है? 10। तो यहां से भी सॉल्व करेंगे सर, ये 1/2 आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2। अब मैं चाहे इन दोनों को ले लूं, चाहे इन दोनों को ले लूं। तो देखिए, हम पहला वाला बात कर लेते हैं। 1/2 = 3/k - 1। इसको इस तरफ ले जाओ तो k - 1, इसको इधर मल्टीप्लाई 6, इसको इधर ले जाओ तो k की वैल्यू कितना आएगा? 7 आएगा। यानी यहां अगर आप बात करेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण जो दिया गया है, इसके अनंत हल अगर हैं तो k का मान मुझे क्या मिलेगा सर? 7 मिलेगा। तो अब चलिए दूसरा टाइप देख लेते हैं। अगला इसमें क्या रखा है कि k का मान ज्ञात करो यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल ना हो। चलिए, कोई हल ना हो तब की बात कर रहा है।
दो क्वेश्चन लेंगे, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे इसने क्या रखा कि k-1 x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ मैं क्या रखा कि 2x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है। सेकंड वाला है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और यह है 4x प्लस k-1y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। तो अगर आप देखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसका क्या मतलब है? कोई हल नहीं है तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कुछ ऐसा इसने क्या रखा सर। तो देख लीजिए a1 कितना है सर, ये k-1, a2 क्या है सर 2 है, b1 क्या है 3 है, और ये सर क्या है, ये 6, सॉरी ठीक, ये 6 गिवन है, और ये क्या आएगा सर 1/-2। तो अगर इनको इनके साथ करें सॉल्व तो क्या आएगा k-1/2, और 3 2 जा 6 1/2, तो 2 2 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू आएगा 2। और अगर इनको इनके साथ सॉल्व किए तो k-1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, तो ये कटेगा, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 0। इसने कहा कि k का मान 2 चलेगा, k 0 नहीं होगा, तो ठीक है, तो k का मान 2 चल रहा है सर, ठीक। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो क्या आएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें क्या होगा, a1 है 2, a2 है 4, और b1 क्या है 3, b2 कितना है सर k-1, और ये क्या है c1 1 है, और ये 2 है, तो 2 2 जा 4, ये तो 1/2 आ गया, तो 3/k-1। जब इनको एक साथ किया तो इसको इधर तो k-1, और ये 2 3 जा 6, इसको इधर ले गए तो k की वैल्यू 7 सर यहाँ से आ रहा है। और जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे इनको एक साथ तो क्या आएगा, ये सॉरी ये तो 1 है, तो 2 3 जा 6, और ये इसका इसके साथ तो क्या आएगा k-1, तो इधर से आएगा k की वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू 7। जबकि यहाँ देखिए कह रहा है k का मान 7 चलेगा, ये कह रहा है नहीं चलेगा। तो यहाँ हम लोग सर इसकी बात मान लेंगे कि दादा लोग हैं सर, जैसे घर में दादा लोग अगर कुछ कह दें तो आप लोग क्या करते हैं, उनकी बात मान लेते हैं ना। जैसे हम दादा लोग हैं, ये कह दिए नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ये कह रहा है कि k का मान 7, और कह रहा है k का मान 7 नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे इस वाले केस में k का ऐसा कोई मान नहीं होगा, ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए क्या हो, ये दो चर में रैखिक समीकरण है, वो क्या हो जाए सर, कोई हल ना हो। अर्थात यहाँ पे k का ऐसा कोई मान ही नहीं है कि यहाँ पे देखिए k का मान निकालने की बात कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। अर्थात k का मान यहाँ जो भी निकल के आएगा उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई हल आ जाएगा। हो सकता है कि एक हल आए, या हो सकता है कि अनंत हल आ जाए। तो यहाँ पे k का कोई ऐसा मान नहीं चलेगा सर, k का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए कोई हल ना दे ये वाला, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे। क्वेश्चन ये गिवन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। माना 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी है सर, x वर्ष है, और 7 वर्ष पहले
आफताब की आयु, आफताब की आयु वाई वर्ष है। प्रश्नानुसार क्या कहा है, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, आफताब की आयु उत्तरी की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुणा उत्तरी की आयु। सर ये गिवन है, 7 गुणा उत्तरी की आयु। तो आफताब की आयु उत्तरी की आयु कितनी है, 7 गुनी है, तो आफताब की आयु कितनी है सर, वाई है, तो कितना आएगा 7x। तो समीकरण 1 हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान आयु निकालो। उत्तरी की वर्तमान आयु, उत्तरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो सर आज से 7 वर्ष पहले वो x की है, तो आज कितनी होगी सर, x + 7 हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर ये कितना होगा, y + 7 हो जाएगा। कितना होगा सर, y + 7, कुछ इस तरीके से। अब क्या क्या रखा है इसने, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा आफताब कहता है। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उत्तरी की आयु निकाल लीजिए सर, कितनी हो जाएगी, आज उत्तरी की आयु 1 + 7 है, तो आज से 3 वर्ष बाद, जैसे आज तुम्हारी एज 15 है, 3 वर्ष बाद कितने हो गया, 18 हो गया, 3 जोड़ना पड़ेगा सर, x प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही मुझे क्या करना है, अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी सर, y + 7 + 3, ये भी कितना हो जाएगा, y + 10 का। तो अब आज से 3 वर्ष बाद आफताब अपनी पुत्री का कितना रह जाता है, आफताब की आयु जो है वो 3 गुना क्या रह जाती है सर, पुत्री की आयु की रह जाती है। पुत्री की आयु कुछ इस तरीके से। तो आफताब की आयु कितनी है सर, आज से 3 वर्ष बाद, y + 10 का है, और पुत्री कितनी है सर, x + 10 की है। बस इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। तो y + 10 इधर से आएगा 3x + 30, इसको इधर, तो y - 3x को उत्तर हो जाएंगे 20। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। और अगर आप देखेंगे पहला इक्वेशन क्या मिला है, y = 7x। चलिए यहाँ बना दीजिए, y = 7x पहला है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, y - 3x = 20। y - 3x = 20। तो इन्हीं का ग्राफ बना लीजिए। इसके लिए टेबल आप बनाएंगे तो क्या आएगा, x का मान, y = 7x है, इसमें क्या करना है, x का मान 0 रखेंगे 0 आएगा, x मान y, x का मान 0 रखो तो y का मान 0, x का मान 1 रखो तो y का मान 7 आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। x का मान -1 रखेंगे तो कितना आएगा सर, -7 आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आपको पुट करनी है। इसका भी टेबल बना लीजिए, इसके लिए भी x का मान 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 आएगी, और y की वैल्यू जो है 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू -20/3 मिल जाएगा सर। y का मान 20 इधर कहीं मिलेगा,
ये क्या बोलते हैं कि ये मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 20 है, -20 सॉरी, ये +20 है, +15 है, +10 है और ये +5 है। ठीक। और अगर आप बात करेंगे -20/3 तो -6 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या बोलते हैं कि -5 है, ये मान लीजिए यहाँ कहीं है। ठीक, -20/3, 0 ये है सर। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए -20/3, 0 ये वाला 0, 20 है, तो ये ग्राफ लगभग कैसे हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर आप बनाएंगे तो y का मान 7x यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व करके देखिए कितना आता है। 7x - 3x = 20, इधर से 4x = 20, तो x की वैल्यू कितना 5 आ गया। x की वैल्यू 5 रखेंगे, y की वैल्यू 35 मतलब और आगे चलेंगे लगभग इधर, यानी ये 20 है तो ये 25 रहा होगा, ये 30 रहा होगा, 35 यहाँ कहीं रहा होगा यहाँ पे, और x की वैल्यू 5, यानी एक दूसरे का जो कॉमन पॉइंट है वो 5, 35 आ रहा है जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। तो इतना वाला 5 है, तो मतलब ये बोले तो कुछ ये ग्राफ थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ रहा होगा। अब इसका जो इंटरसेक्शन भी है वो कुछ ऐसे मिला होगा, यहाँ पे ये लाइन जो है ऐसे होके जा रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब और अच्छा बना लीजिए कुछ इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे, ग्राफिकली भी समझ लिया और ऐसे भी। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्या रखा है इसने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो ठीक है सर, देखते हैं। अभी आपको क्या करना है, मान लेते हैं क्रिकेट टीम के कोच ने अब एक बल्ले की कीमत कितनी है सर, x रुपए मान रहे हैं, और एक गेंद की कीमत कितनी है, एक गेंद की कीमत जो मान रहे हैं वो y रुपए है। वो क्या है, y रुपीज है। तो आप उसने क्या रखा कि 3 बल्ले हैं और 6 गेंद हैं। ठीक है, इनकी जो कीमत है वो 3900 है। तो एक बल्ले की कीमत x, 3 बल्ले कितना हो गया 3x, और एक गेंद की कीमत y, तो 6 का कितना 6y आएगा 3900। ठीक है, आपने इसका भी ये बना लिया। फिर कह रहा है कि उसी प्रकार कह रहा है कि एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। मतलब एक बल्ले हैं और 3 गेंद उसने कितने में खरीदा सर, 1300 रुपये। एक बल्ले की कीमत x है, एक गेंद कीमत y, 3 का कितना 3y बराबर 1300। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझे और इसका ग्राफ भी आप बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या रखा अगला, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपए था। कोई बात नहीं, मानते हैं कि
मूल्य कितना है, मान लीजिए x रुपए, और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है सर, y रुपए है। तो किसी दिन 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो मूल्य था कितना था, मूल्य 160 रुपए है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर कितने मिले सर, 160 रुपए में। तो आप कहेंगे 1 kg सेब का दाम x है, 2 kg कितना 2x, और 1 kg अंगूर का दाम y है, तो सीधी सी बात 1 kg का y ही रहा होगा। टोटल मिला के 160 रुपए, समीकरण 1 हो गया था। फिर क्या रखा है इसने, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो ठीक है, 4 kg क्या है, सेब है, प्लस क्या है 2 kg अंगूर, इनका जो सर मूल्य है वो कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। तो 1 kg सेब का मूल्य x है, 4 kg का 4x, 1 kg अंगूर का y है, 2 kg का 2y बराबर 300। ये समीकरण 2 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हुई है। चलिए, यहाँ अगर आप बात करेंगे, ये जो है ना क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब कहेंगे तो आप एज का और भी बहुत सारे पॉइंट हम लोग देख लेंगे। ये क्या रखा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम सर 3 मेथड देखेंगे। पहले हम मानते हैं माना पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब ये पहला मेथड ये है कि इसको हम लोग वर्तमान आयु को x माने हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। कितना है सर, x वर्ष है। और दूसरा क्या रखा है इसने, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब का है तो ठीक है, और जैकब की वर्तमान आयु क्या है, जैकब की वर्तमान आयु कितना है सर, y वर्ष। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो कितनी होगी सर, x + 5 हो जाएगी। फिर 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार उसने ये कहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी रह जाती है, जैकब की आयु जो है वो कितनी हो जाती है, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो 3 गुणा पुत्र की आयु है सर, पुत्र की आयु है। तो जैकब की जो आयु है वो कितना है, 5 वर्ष बाद y + 5, और पुत्र की कितना है सर, x + 5। इसको मल्टीप्लाई करें तो y + 5 और ये 3x और 3 5 15। इसको इधर कर लो तो y - 3x, जैसे ही 5 को उस तरफ ले जाएंगे कितना आएगा सर, 10। ये समीकरण 1 हो गया सर। अब इसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अगर हम ये निकालें तो आज उसकी एज x है, तो 5 वर्ष पहले x - 5 की रही होगी। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु रही होगी
वो कितनी रही होगी, y-5। तो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है वो सर पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, पुत्र की आयु की इसने लिखा है सर 7 गुनी थी। तो 7 गुणा पुत्र की आयु थी। तो सर इसको सॉल्व करते हैं। जैकब यानी 7 गुणा पुत्र। तो 5 वर्ष पूर्व कितने का हो गया सर, यहाँ अगर आप देखेंगे ये y-5 है, इधर 7 गुणा x-5 है। तो इसको आप फाइनली यहाँ सॉल्व करेंगे, कितना होगा y-5 और ये 7x-35 रहा होगा। तो 35 को इस तरफ लेके आएंगे 30 आएगा, और इसको उधर जाएंगे तो 7x-y। तो कितना आ गया सर 30 = 7x-y। जबकि दूसरा समीकरण क्या था अगर आप देखेंगे, पहला देख लो क्या था सर, y-3x = 10। क्या था y-x = 10 था, y-3x क्या था सर, ये देखो y-3x = 10। इसी को इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये क्या है 7x - y, इसको इधर कर लो। अब ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो 7 - 3 4x, और ये आ जाएगा 40। x की वैल्यू कितना आ गया सर 10। x की वैल्यू 10 कहाँ रखेंगे सर, यहीं रख दीजिए, 30 हो जाएगा ये। तो y-30 = 10। तो y की वैल्यू कितना हो गया सर 40 हो गया। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष थी और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष थी। तो क्यों ना सर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं, हम लोग मानते हैं वर्तमान आयु से चले, अब हम चलेंगे जो है बाद वाला, या आप कह सकते हैं कि पहले वाला आयु जो है, माना क्या गिवन है क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, माना 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इक्वल टू क्या आएगा सर, इसको हम x, 5 वर्ष बाद जैकब नहीं पुत्र की आयु मानो, हम लोग क्या मान रहे हैं सर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु x वर्ष है, और 5 वर्ष बाद ही जैकब की आयु कितना मान रहे हैं सर, जैकब की आयु कितना y वर्ष मान रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और इसमें जो प्रश्नानुसार है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाती है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, पुत्र की आयु अगर आप इसमें देखेंगे पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है सर। कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो ये y = क्या आएगा 3x, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहां से आज से 5 वर्ष बाद उसकी एज x है, तो आज कितनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या होगी। तो मान लो आज से तुम 5 वर्ष बाद 25 के हो, तो आज तुम्हारी एज 20 रही होगी, यानी माइनस हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु अगर आप निकालेंगे 5 वर्ष बाद x का है, तो आज उसकी आयु कितनी रही होगी x - 5। तो ऐसे ही जैकब की वर्तमान आयु जो मिलेगी वो y - 5। फिर कह रहा है कि 5 कितने वर्ष पहले लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है सर, 5 वर्ष पहले
पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी सर? तो 5, वर्तमान आयु में भी 5 कम करो तो कितना x माइनस 10 हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु भी अगर आप निकालेंगे कितना आएगा, 5 कम करेंगे तो y माइनस 10 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार फिर से अगर आप देखेंगे तो क्या क्या रखा उसने कहा है कि जैकब की आयु जो है अब पुत्र की आयु की कितनी गुनी रह जाती है? 7 गुना। 7 गुना क्या है सर? पुत्र की आयु रह जाती है, वो ऐसा उसने कहा है। चलिए देख लेते हैं क्या यही कहा है जी, बिल्कुल 7 गुनी रह जाती है। जैकब देखेंगे तो y माइनस 10 और 7 टाइम्स x माइनस 10, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y माइनस 10 इधर से 7x माइनस 70, तो इसको इस तरफ लेके आओ तो 60 हो जाएगा, माइनस 70 इधर आया, प्लस 70 माइनस 10 60 आ गया, उसको उधर ले गए तो 7x माइनस वाई, बीच में इसको कुल बना देते हैं सर। क्या क्या रखा है इसमें, इधर लेके आएंगे 60 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 7x माइनस वाई। चलिए तो यहाँ से y का मान 3x यहाँ पे रख दीजिए, तो 60 3x रखेंगे, 7 माइनस 3 कितना आएगा सर? 4x। भाग करेंगे x का मान 15 आ गया, कितना आ गया सर? 15। x मान 15 यहाँ रखेंगे तो y का मान 15 दिया किया, 15 दिया क्या आएगा सर यहाँ पे? तो 45 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? से आएगा सर 45। तो अब अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो इसमें क्या रखा है कुछ इस तरीके से, ये वर्तमान आयु थोड़ी है, वर्तमान आयु कहाँ पे? यहाँ पे यक्स का मान यहाँ रखेंगे 15 माइनस 5, देखिए वर्तमान आयु 10 वर्ष उसके पहले भी आ रही थी, अभी भी वही आ रही है। और यहाँ पे 45 माइनस 5 रखेंगे तो 40 हो जाएगा। देखो इसके पहले भी वही आ रहा था और अभी भी सर वही आ रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। एक मेथड और है लेकिन आप इतना ही कर लीजिए, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये तो एज वाला क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बनता है सर, टाइप अगला है, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे देता है। फ्रैक्शन के लिए क्या कहा इसने, देखिए इसने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। पहली बात तो माना वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न, वह भिन्न क्या है? x अपान वाई है। तो जिसको इसमें क्या बोलते हैं, इसको सर अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, ये आप जानते रहिए। ठीक है, अब क्या रखा कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तब वह भिन्न क्या हो जाता है? तब वह भिन्न 9/11, तो 9/11 हो जाता है सर। इसका गुणा इसमें करो तो कितना आएगा? 11x और ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, और इधर से 9y और एक कितना होगा? 18 हो जाएगा सर। इसको इस तरफ लेके आओ तो 11x माइनस 9y, इसको उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, तो अंश में 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तब क्या होता है सर? तब वो 5/6 हो जाता है। तो इसको इधर इसको इधर तो आएगा 6x और 6 3 18, इधर से क्या आएगा 5y और ये 5 3 15, तो ये 6x माइनस 5y, इसको जैसे उधर ले जाओगे तो -3 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इन्हीं को सब सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए देखिए, पहले देख लेना सही है कि नहीं। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए, 9/11 बिल्कुल सही है। 11 22, तो 9y 9 दूनी 18। आप क्या किए सर, इसको इस तरफ लेंगे, उसको उधर, तुम्हारा 4 आ गया। ठीक है, फिर इसने कहा है सर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6, तो इसमें भी ठीक ही है। 6x 6 3 18, 5x 5 3 15। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इस तरफ ले गया, उसको उधर -3। अब हम क्या करते हैं सर, इनको सॉल्व करते हैं। तो 6 का गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना आएगा? 66x और -54y बराबर -24। 11 का इसमें करते हैं तो 66x, ये -55y और ये 11 3 33। अब देखिए ये समीकरण 1 था,
और ये समीकरण क्या था सर, 2 था, सॉरी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो है कितने का मल्टीप्लाई किया, 6 का 66x 54 और 24, 11 का इसमें किया, 11 6 66 55 और क्या बोलते हैं 11 3 33। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको माइनस कर, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, कट जाएगा। 55 माइनस 54 कितना, वाई आ गया। इधर से क्या आएगा, 13 में से 4 घटाएंगे सर 9 आएगा। तो वाई का मान 9 आ गया, वाई का मान 9 कहीं भी रख दीजिए, तो 9 यहाँ रखो, दूसरे वाले में रख देते हैं, क्या इससे अच्छा है कि आप यही पहले रख दें। यहाँ रखिए 11x, 9 का 9 में 81 माइनस 4, तो इधर से क्या आएगा 11x, इधर जाएगा 11 में से 4 घटाएंगे सर 7 हो जाएगा, और ये ठीक है प्लस 11 7 77 की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो वो भिन्न क्या होगा सर, वो भिन्न आपका क्लियर हो गया सर, 7/9 होगा, क्या होगा 7/9। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप कर लेंगे, ये भी आसानी है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो गिवन है कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो ठीक है, इसने कहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। माना नियत भाड़ा जो है या नियत किराया जो है कितना है, x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, वो मान लीजिए सर y है। ठीक है, कितना है, y रुपये। अब इसने कहा कि 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है सर वो कितना है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा सर कितना है, 105। तो अब 10 किलोमीटर अगर वो चल रहा होगा तो उसका नियत भाड़ा ले रहा होगा, प्लस अब 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर y है तो 10 किलोमीटर कितना होगा, तो 10y, तो कितना आ गया सर, 105। ठीक है, अब इसने कहा अगला 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155। तो 1 किलोमीटर का x है, तो सॉरी नियत भाड़ा x है और पर किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y है। तो 15 का कितना होगा, 15y, 15 का कितना होगा 15y बराबर 155 आ गया। तो इन्हीं को सॉल्व कर दीजिए सर। ठीक है, माइनस कर दो, ये कट जाएगा और देखो -5y 155 माइनस 155 प्लस 105 सर -50 आएगा। तो y का मान कितना आ गया सर, 10 आ गया। y का मान 10 यहाँ रखेंगे, 10 गुणा 10 100, इसको इधर ले जाएंगे तो x का मान 5 है। तो जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 5 है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 रुपये है। फिर अगर आप देखेंगे तो उसने कहा है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी हो तो कितना किराया देना पड़ेगा। तो ठीक है, देख लीजिए, अगर वो 25 किलोमीटर तय करेगा तो उसके लिए किराया कितना होगा सर, किराया जो लगेगा, पहली बात तो नियत भाड़ा x है और 1 किलोमीटर का y है, तो 25 का कितना होगा, 25 y रहा होगा। तो x का मान कितना है, 5 आया है और y का मान 10 है। 25 गुणा 10 कितना आ गया, 250, यानी कितना हो गया सर, 255। यानी उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपये पेड करना पड़ेगा सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या क्या रखा है, कुछ इस तरीके से देखिए। अगला अगर आप देखेंगे, कह रहा है कि
एक मिनट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत देखिए, ये तो करा दिया। एक बल्ले की कीमत कितनी है? माना एक बल्ले की कीमत सर कितनी है? x रुपए है। और एक गेंद की कीमत कितनी है? एक गेंद की कीमत जो है वो कितना है सर? y रुपए। अगर आप देखेंगे तो 7 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत कुल मिलाकर कितनी हो जाती है? 3800 रुपए। तो एक बल्ले की कीमत है 7 बल्ले की 7 है, एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंद की 6y। तो कितना आ गया सर? 3800। ये समीकरण नंबर 1 हो गया सर। फिर इसने कहा उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। 3 बल्ले और क्या है सर? 5 गेंदें कितने में खरीदी उसने? 1750 में खरीदी। तो एक बल्ले की कीमत कितनी है? 3 का 3 है। एक गेंद की y, तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना आ गया सर? 1750। ये आ गया। तो अभी क्या करना है आपको? इन्हीं को सॉल्व कर लेना है सर। कर लीजिए। इसमें देखो सर 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। हमको लग रहा है मल्टीप्लाई करने ज़्यादा आसान होगा। चलो 5 का इसमें करो, 5 7 35 x और कितना आएगा? 5 6 30 y। ये 5 का गुणा इस समीकरण 1 में, तो कितना आ गया सर? 5 गुणा 3800। अभी बाद में ही गुणा करना है इसका। और 6 का इसमें कीजिए, 6 3 18 हो गया, 6 पंजे 30 y। 6 का इसमें 1750 में भी 6 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा। तो 15 में से 8 घटाए 7 हो गया। इधर से भी कुछ कॉमन तो ले ही सकते हैं। तो ये कितना आ गया है? 5 गुणा इसको 38 गुणा इसको मैं 100 कर रहा हूँ, फिर माइनस इसको मैं लिख रहा हूँ सर 175 गुणा 10 और ये गुणा 6 कर रहा हूँ सर। तो कुछ तो आसान होगा, इधर कॉमन लेना। तो इधर से 10 कॉमन ले रहे हैं, 10 कॉमन लेंगे, इधर 10 बचेगा। ठीक है, और क्या कॉमन ले रहे हैं सर? मुझे लगता है कि इस 175 को मैं लिख रहा हूँ, और 25 पंजे 125 और 25 छक्का कितना होगा? 150, 25 सत्ते 25 गुणा इसको मैं 7 लिख रहा हूँ, देखो 7 बचे 35, 7 दूनी 14 दिन 17 आएगा। तो मैं यहाँ से भी देखिए 5 कॉमन लिया, इधर से 5 आएगा। ठीक है, और इधर से जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ 19 आएगा। ठीक है, और इधर से आएगा 3। और क्या होगा? अब इधर से 5 कॉमन लेंगे, इधर से 2 मिलेगा, इधर से गायब हो गया, मतलब इधर से भी 2 कॉमन लिए थे। ठीक, पहली बात तो 10 कॉमन लिया, फिर 2 कॉमन लिया, फिर 5 कॉमन लिया। इधर से कितना आ गया? 19 दूना 38, और इधर से क्या है? देखिए 10 कॉमन लिया था, ठीक है, 2 कॉमन लिया था, 3 आया था। फिर यहाँ से 5 कॉमन लिए थे, तो ये 5 आया था। ठीक है, एक बार और 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको और क्लियर करते हैं सर। फिर से देखिए, चलिए ये कितना आया था? 5 गुणा 38 गुणा 100 माइनस ये क्या था?
175 गुणा 10 गुणा 6, 10 कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ 10 आया है। अब क्या होगा सर, यहाँ से देखिए 2 गुणा, इस 10 को मैं 2 गुणा 5 लिख रहा हूँ, 5 गुणा 5, 25 कॉमन लिया, 25 कॉमन लिया, जहाँ कितना 25 सत्ते, ये मिल गया 7। अभी सर इस 2 को भी कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ केवल 38 मिलेगा और यहाँ 3, तो 7 3 21, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो क्या आ गया, 17x बराबर मुझे जो मिलेगा 10 गुणा ये 25 गुणा 2, तो कितना आएगा, 8 में से घटाए 7, 3 में 2 घटाए तो 17 और ये 17 कैंसिल आउट, x का मान कितना आ गया, तो 25 दूना 50, 50 गुणा 10 कितना आ गया सर 500, कितना आ गया 500, यानी कि एक बल्ले की कीमत 5 रुपये है। अब x का मान 500 यहाँ रखेंगे, कितना आएगा, 5 से 15 से हो गया, तो 5y बराबर जैसे 15 से घटाएंगे कितना आएगा सर 250, उसमें भाग दीजिए y का मान 50, एक गेंद की कीमत 50 रुपये और बल्ले की कीमत ये है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे, एज वाला क्वेश्चन ये भी। अभी देखिए अंकों से रिलेटेड है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या रखा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए पहली बात तो माना 2 अंकों की संख्याओं में इकाई का अंक क्या है, माना इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है सर y है। देखिए जैसे मैं क्या रखा कि इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है, तो वो संख्या 21 होगी। लेकिन आया कैसे होगा, वो संख्या जो है ऐसे प्राप्त हुई होगी, इकाई वाले में 1 का गुणा किए होंगे और दहाई वाले में 10 का गुणा किए होंगे, तो अब देखिए 1 + 20 इस तरह से 21 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझे। इसका क्या मतलब निकला कि सर अगर वो संख्या में निकाला होगा, वह संख्या क्या रही होगी, वह संख्या रही होगी सर इकाई वाले में 1 का गुणा और दहाई वाले में 10 का गुणा करके निकाले होंगे, तो ये x प्लस क्या रहा होगा सर 20y, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये भी कुछ क्या रखा है इसने। अब उसने कहा है कि संख्या की अगर मैं बात करूं जो है, यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है सर, ये संख्या तो हमने निकाला। फिर अंकों का जो योग उसने कहा है, अंकों का योग कितना है सर, x + y इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है सर 9 है, 10 9 है, 9। ये समीकरण 1 हो गया, ये संख्या ऐसी आ गई। अब नई संख्या क्या होगी, नई संख्या की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले उसने कहा कि इकाई का अंक दहाई हो जाता है, दहाई इकाई के अंकों को पलट देते हैं। देखिए संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है सर। तो पहले नई संख्या कैसी बन रही है, दहाई वाला यहाँ पे इकाई वाला यहाँ कर देते हैं, तो इसका मतलब तब वो संख्या क्या होगी, इकाई वाले को y गया तो y वाले में 1 का गुणा और दहाई वाले पे x गया तो इसमें 10 का गुणा किए, तो वो संख्या कितनी हो गई, y + 10x हो गई। तो जब हम अंकों को पलट देते हैं तो जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको नई संख्या माने, क्या माने हैं, नई संख्या। और यहाँ इसने लिखा है कि क्या बोलते हैं, देखो इस संख्या का 9 गुना, मतलब किसका 9 गुणा संख्या इसके बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 गुना मतलब नई संख्या, क्या है नई संख्या, मतलब ये कर रखा है, ठीक है। तो 9 गुणा क्या है सर, पुरानी संख्या कितनी है, x + 20y है, और 2 गुणा नई संख्या y + कितना है सर 10x। 20 कहाँ से आ गया, सॉरी इसमें गलती हो गई सर, हाँ देखिए गलती से लिखा गया, ये 10y है, ठीक है।
इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये 9x प्लस 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18, मतलब 180y, इधर से 2y और कितना हो जाएगा 20x, कुछ ऐसे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 2 को इधर लेके आएंगे सर कितना हो जाएगा 178y को उधर ले जाएंगे सर कितना आएगा सर 11x, तो भाग दे दीजिए तो कितना आएगा सर 178 इधर हो गया, उधर से 11 हो गया। कुछ तो और बनना चाहिए इसमें, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। 1 मिनट देखिए, इधर हो गया क्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, अंकों का योग 9 है, प्लस y इक्वल टू 9, इस संख्या का 9 गुना, चलिए उसी संख्या जो संख्या आई है ये प्लस, तो फिर देखिए फिर से यहाँ गलती होगी। यहाँ संख्या तो हमने ये निकाला है ना, क्या निकाला है ये, तो 9 गुणा संख्या कितनी है प्लस 10y, और ये 2 गुणा नई संख्या कितनी है सर y प्लस 10x, कुछ इस तरीके से। तो कितना आएगा 9x प्लस 90y, इधर से क्या आएगा सर 2y प्लस ये 20x, तो क्या आएगा जरा देखो। अब हम जो है इसको इस तरफ लेके जाएंगे सर 88y हो जाएगा, 9 को इधर ले जाएंगे तो 11x हो जाएगा, तो 11 88, तो x का मान 8y आएगा। x का मान 8y कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख दीजिए 8y और 1y कितना 9y हो गया, तो 9y बराबर 9, तो कटेगा तो y का मान 1 आ गया, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 8 आएगा। तब वह संख्या क्या होगी सर, वह संख्या क्या होगी, तो x का मान 8, y का मान 1, तो ये 10 प्लस वो संख्या 18 होगी, क्या होगी। अगर उत्तर की जांच करनी है तो ठीक है, देख लीजिए, जांच करके देखते हैं सर। देखिए वो संख्या क्या आई सर 18 आई है, तो क्या देखते हैं है, उसने कहा है कि संख्या 18 है, फिर इनको पलट दीजिए कितना हो गया 81, और कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या का 9 गुना है तो कितना आएगा 18 का गुणा 9 में करेंगे सर 162 हो जाएगा, कितना आएगा 162, और वहीं पलटने पर जो संख्या है उसका 2 गुना करिए तो ये भी 162, बिल्कुल सही बात है। संख्या का 9 गुना करने में जो आता है और संख्या को पलटने में उसका 2 गुना है, बिल्कुल सर, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं सर। इसको भी आप कर लेंगे। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन देखिए तुरंत अभी बताया, 2 अंकों, ये तो हो गया है, और ये अंश वाला भी हमने देख लिया है, किराए पर ये पुस्तक ये भी हमने देख लिया है सर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखिए कुल नोट की बात करेंगे, कुल नोट उसने कितना प्राप्त किया 25। अब उसने कौन कौन से नोट की बात की थी सर, पहली बात तो 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट इसकी बात की, और 100 रुपए के नोट की बात की, ठीक है। तो खजांची ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। तो 2000 रुपये निकालने के लिए गई, एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। पहली बात तो कुल नोट की संख्या मान लेते हैं, 50 रुपये का एक्स नोट और 100 रुपये का वाई नोट है, तो एफ प्लस वाई बराबर कितने हो गए सर 25 हो गए। अब देखिए कुल पैसे, देखिए अगर 50 रुपये के एक्स नोट है तो 50 गुणा एक्स, और 100 रुपये का वाई नोट है 100 गुणा वाई, अगर ये करेंगे तो कुल कितना हो गया सर, कुल 2000 रुपये आता है। कितना आता है सर 2000, बस एक सॉल्व कर लीजिए, 50 से भाग कर दो तो क्या आएगा एक्स इधर, और इधर कितना आएगा 2y, और 50 से इसमें भी भाग करेंगे। देखिए 50 से यहाँ भाग किया, 50 से यहाँ भाग किया, 50 से यहाँ भाग किया, ये कट गया, ये आ गया, ये कट गया 2 आया,
तो कटेगा 520 बना गया 40 और x प्लस वाई बराबर कितना है सर 25 है। जैसे ही माइनस करेंगे कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया इधर से 15। तो y का मान 15 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा सर 10 आएगा। तो मीना ने जो है 100 रुपए के कितना 15 नोट और 50 रुपए के सर 10 नोट प्राप्त किए। देख लो 100 रुपए 15 मतलब 1500 हो गया और 50 रुपए 10 नोट मतलब कितना हो गया सर, गुणा कर दीजिए। देखिए 50 रुपए के 10 नोट है, 50 गुणा 10 बोले तो कितना सर है 500 है सर। देख लीजिए इस तरीके से कितना आ गया सर 2000। मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल भी सही है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे। चलिए यही कहानी इसमें भी है। यहाँ देखिए उसने कहा है कि ये यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। या दूसरे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। यदि अंक 50 अंक अर्जित हुए तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। मुझे नहीं पता कितने प्रश्न। उसने कहा है कि यश ने एक टेस्ट में कुल 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, माना टेस्ट में कितने प्रश्न, टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे सर, कुल प्रश्न जो है कितने थे सर, x थे। अब जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती हुई। चलिए सही करने पर उसको कितने अंक मिलते हैं 3 और गलत उत्तर करने पर उसको जो है 1 कम मिलता है -1। ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो ठीक है, कुल 40 अंक अर्जित किए। कब ऐसा जब करता है तो वो मतलब सही गलत मिला के उसको 40 अंक मिलता है। कितना 40 अंक। तो ठीक है, कुल प्रश्न x है। अब सही उत्तर कितना करता है सर। अब ऐसे कैसे मान लो, हम लोग ये मान लेते हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसमें सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। चलिए ठीक है। अब सर कुल प्रश्न इतना है। इसमें भी आप ऐसा मान सकते हैं या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए। हम क्या माने, इसको x न मान करके मैं ये मान रहा हूँ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने कुल सही उत्तर उसने x से सही उत्तर दिया। कितना सही उत्तर उसने अगर x दिया तो अब x सही उत्तर के उसको 3 नंबर मिलते हैं तो 3x नंबर प्राप्त किया। और गलत उत्तर उसने y दिया। ठीक है, तो एक गलत मतलब जितने प्रश्न उसने किया सर उसमें से सही उत्तर मान लीजिए x प्रश्नों का सही उत्तर उसने दिया और y प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया। तो एक गलत प्रश्न का देखिए, जब एक क्वेश्चन गलत करता है तो -1 कटता है, तो y गलत करेगा तो -y कटेगा तो कितना होगा, ऐसा करता है तो 40 अंक उसको मिलता है। कितना मिलता है 40 अंक। अभी इसको भूल जाए कुल कितने प्रश्न थे। ठीक है, जबकि अगला क्या रखा उसने कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। जब उसने x सही उत्तर किया तो 4 अंक मिला और गलत उत्तर उसने जब दिया तो 2 अंक कटते हैं। तो गलत उत्तर उसने y किया तो सर 2 अंक कटते हैं। तब ऐसा करता है तो उसको कितना नंबर मिलता है सर, ऐसा करता है तो उसको 50 नंबर मिलता है। तो क्यों ना इसी को सॉल्व किया जाए। तो ठीक है, 2 का गुणा इसी में कर दो, कितना से और -2i तो कितना आएगा 80 हो गया सर। ये प्लस है माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा तो +4 -6 -2x और +50 -80 -30। तो x का मान कितना आ जाएगा इधर से 15। ठीक है, x का मान 15 अगर यहाँ कहाँ रखें नहीं रख दीजिए, 15 दिए 45 घटा देंगे तो y का मान 5 है। तो उसने कुल
15 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न गलत किए, तो कुल प्रश्न कितने हो गए? कुल प्रश्न कितने थे गलत सही दोनों मिला के? 15 + 5 बराबर कुल 20 क्वेश्चन थे सर। कितने क्वेश्चन थे सर? टोटल 20 क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो गिवन है वो उसको देख लेते हैं। अब क्या रखा है, ठीक है, ये कह रहा है कि एक आयत है, उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। कोई बात नहीं है, आयत मान लीजिए ये है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी सर x है और चौड़ाई जो है कितनी सर y है, तो इसका क्षेत्रफल a है, मान लीजिए क्षेत्रफल अभी x y है। अब आयत में कुछ कमी की जाती है, उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई के लिए कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई अब जो है कितनी है, 5 इकाई कम और चौड़ाई जो है 3 इकाई जो है बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इस समय जो क्षेत्रफल है मान लीजिए सर वो क्या आता है, A1 आता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई x - 5 और ये क्या आएगा y + 5 कम हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब अंतर दिया है सर, तो मतलब पुराना मतलब पहले जितना था अब जितना है वो, यानी a - A1 जो है वो 5 गिवन है, यानी x y है a का मान और A1 कितने, इनका गुणा कर दीजिए, ये कितना आएगा x y और कितना आएगा सर -5y, फिर इसका गुणा तो +5x और ये -25 इतना बराबर 5 है सर। तो ये x y आएगा और ये -xy, इधर से कितना आएगा +5y और ये -5x और ये +20 बराबर 5, कुछ इस तरीके से ये और ये कट जाएगा, इधर से आएगा 5y और ये -5x, उधर ले जाएंगे कितना आएगा -15, 5 से भाग कर दो तो y - x बराबर -3, कितना आएगा सर -3 आएगा, -3। तो ये एक समीकरण आ गया। तो फिर इसने क्या रखा कि और मान लीजिए यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, अच्छा ये हो गया 5 इकाई कम ही हो गया, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। चलिए इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबाई को भी बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं सर, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को कितना बढ़ा रहे हैं सर, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं सर 2 इकाई। जब ऐसा करते हैं तब मान लीजिए उस समय एरिया A2 आता है और ये x + 3 और ये क्या है y + 2, कुछ ऐसे गिवन है, तो डायरेक्ट कर दो, ये कितना x y और ये कितना आएगा 2x और ये 3y + 6 हो जाएगा। जब ऐसा करते हैं तो ये नया वाला एरिया जो है इससे कंपेरिजन बढ़ जा रहा है, यानी A2 - A जो है वो कितना है 67 वर्ग इकाई है, कितना है 67 वर्ग इकाई। तो आप इसको देख लीजिए, A2 का मान x y और कितना है 2 बार लिख दिया, क्या बोलते हैं कि x y हो गया था और फिर 2x आया था, फिर 3y और 3 2 जैसे यहाँ देखिए 2 बार प्लस है, एक ही बार प्लस, ओ 14 हाँ देखिए अब कुछ ऐसे, तो x y + 2x + 3y + 6 माइनस a का मान कितना है x y है और एक किसके इक्वल है 67 के, 67 के इक्वल है। तो ये और ये कट जाएगा, तो इधर से 2x + 3y इसको उधर ले गए तो कितना आ गया सर 61 आ गया, क्योंकि यहाँ से y - x था, तो ना सर इसी में हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2i - 2x = -6, इनको ऐड करेंगे कटेगा तो 3 2 कितना 5 और ये 11 - 6 कितना हो गया सर, तो यानी 55 पे कटेगा तो y की वैल्यू कितना आ गई 11, तो y का मान कहाँ रखेंगे 11 यहीं पर रख दीजिए, कितना आएगा ये y - x = -3 है, तो जैसे ही 11 यहाँ रखेंगे 11 - x = -3 इसको इधर ले जाएंगे तो 14, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो मतलब इसकी लंबाई कितनी थी 14 थी और चौड़ाई कितनी थी सर 11। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ठीक है। अब जो क्या रखा है वो क्या है,
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर वही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार जो है ये क्या बोलते हैं कि धारा के अनुकूल और ये सब क्वेश्चन बहुत बनाता है, इसको भी, ये तीनों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इन तीनों की भी हम लोग बात करते हैं। अब क्या रखा कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कोई बात नहीं है, उसको जाना है अपने घर रूही को, और वो अब कुछ दूरी वो रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी वो क्या करती है सर, बस द्वारा तय करती है। कोई बात नहीं, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इसकी चाल कितनी है, चाल x किलोमीटर पर आवर है, और बस की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो देखते हैं। और इसने कहा है कि 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, अब 300 किलोमीटर दूर है अपने घर जाने के लिए कोई दूरी रेलगाड़ी द्वारा, तो उसने कहा है कि जब कोई दूरी रेलगाड़ी द्वारा 300 किलोमीटर दूरी से अपने घर जाने के लिए कोई दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कोई दूरी बस द्वारा, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा चले तो उसको 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर कहाँ तक चल रही है सर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चल रही है, 60 किलोमीटर, और शेष दूरी बस द्वारा, 300 माइनस 60 करेंगे तो 240 किलोमीटर जो है वो बस द्वारा तय की होगी। तो अब चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटा समय होता है। तो यहीं से समय निकाल लीजिए, तो समय मान लीजिए रेलगाड़ी द्वारा जो समय है वो t1 है, तो समय बराबर क्या आएगा, चलिए वो t1 है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 60 बटा 40 की कितनी है x, और बस द्वारा मान लीजिए लिया गया समय t2 है, तो दूरी बटा क्या आएगा, 4 आएगा, दूरी कितनी है 240, और 4 कितना है y। जब ऐसा करती है तो उसको कितना समय लगता है सर, 4 घंटे, यानी t1 प्लस t2 बराबर सर 4 घंटे ये लगते हैं सर, यानी 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर 4 घंटे सर। ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला इसने कहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो चलिए, अब वो रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चलती है और बस शेष दूरी बस द्वारा, मतलब बस द्वारा 200 चलती है, तो सीधी सी बात है, तब मान लीजिए समय जो t1 है, तो रेलगाड़ी द्वारा समय बराबर क्या है, दूरी बटा 4, तो 100 बटा कितना सर x हो जाता है, और t2 जो है बस द्वारा है, तो फिर वही 200 किलोमीटर बटा कितना आएगा सर, और ये y है। तो जब ऐसा होता है, यदि वह रेलगाड़ी द्वारा 100 शेष बस द्वारा यात्रा करे तो पहले जितना समय लगता था उससे अब 10 मिनट अधिक समय लगता है सर। तो 10 मिनट अधिक लगता है, इसका मतलब समझ रहे हैं, 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी कि t1 प्लस t2 मिला करके अगर हम बात करेंगे, पहले 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो सर, तो कितना आएगा, ये भी आवर नहीं आएगा, तो 6 चौक 24 है, 25 बटा 6 घंटे ये हो जाएगा। t1 कितना है 100 बटा x, और t2 कितना है सर 200 बटा y, कुछ इस तरीके से है। तो ठीक है सर, इन्हीं को सॉल्व करना है, अब आपका काम है। कैसे करेंगे सर, हमको लगता है कि अब आप इसी का LCM निकाल लीजिएगा जो है, ठीक है। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ ये सब, ठीक है, थोड़ा सा उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप समझिए। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या करना है, इसे यहाँ तो 100 गिवन है, 6 से यहीं डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, तो ये 10 बटा x और ये
6 का भाग इसमें करेंगे 40/y और ये 4/6 हो जाएगा। फिर इसी में जो है 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 100/x और ये 400/y और ये 40/6 और ये क्या है 100/x और ये 200/y बराबर 25/6। इसको सॉल्व करना है। तो प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक। ये सब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी मेथड हम डिस्कस कर लिए, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो या फिर वज्र गुणनखंड विधि हो। माइनस करेंगे 400 माइनस 200 कितना आएगा 200/y। तो देखिए 40 में से 25 घटाएंगे सर कितना आएगा 15, तो 15/6 हो जाएगा। तो अभी इन्हीं को साथ कीजिए तो कटेगा क्या 3 5 जा 3 2 जा, तो ये कितना आएगा 5 चौका 20, 40 दूनी 80। तो y बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटे। y का मान आया है, तो y का मान 80 अगर यहीं पे रख दें तो 60/x और ये देखिए 80 का भाग कीजिएगा इसी में, तो कितना आएगा सर, ये कटेगा 8 3 24, इसको उधर ले गए तो 60/x बराबर कितना 1 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 60। यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने x क्या माना था रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल कितने माने थे y, तो इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे सर कम आ गई है। तो रेलगाड़ी द्वारा जो है वो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और जो बस थी सर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें जो है फिर इसने क्या कर रखा है, चलिए ठीक है देखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि धारा वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जैसे मैंने कह रखा कि मान लीजिए ये कोई नदी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कोई नहर है, जो भी नहर इस दिशा में बह रही है सर। नहर की चाल कितनी है x किलोमीटर पर आवर है और कोई नाव है, मान लीजिए क्या है ये कोई नाव है मान लीजिए, ठीक है। नाव भी कुछ इसी दिशा में चल रही है सर और नाव की चाल कितनी है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं, एक होता है धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल अनुकूल मतलब उसकी दिशा में और प्रतिकूल मतलब विपरीत। और एक हुआ सर धारा के विपरीत नाव की चाल। तो ठीक है सर, इनकी ही बात करता हूँ। तो अगर धारा के अनुकूल चाल की बात करेंगे तो अनुकूल का मतलब जैसे आप नाव जो है पानी की दिशा में चल रही है तो नाव अपनी चाल प्लस उस पानी अथवा धारा की जो चाल होगी उसके योग के वेग से चलेगी। तो धारा के अनुकूल अगर नाव की चाल की बात करेंगे तो दोनों का समेशन है प्लस y हो जाएगा। और धारा के विपरीत नाव की चाल की अगर बात करें तो नाव माइनस धारा की चाल हो जाएगी सर। ये बहुत खास बात है। तो मान लीजिए अब पानी ऐसे बह रहा है तो नाव अब इधर से आ रही है, तो पानी क्या करेगा, इसको थोड़ा सा पीछे करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। ये बहुत खास बात है, इसको आप जानते रहिए। तो इसी से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए मैं इसको गायब करता हूँ। अब क्या कर रखा है इसने, कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। माना धारा की जो चाल है, धारा की क्या है चाल कितनी है सर x किलोमीटर पर आवर है, और ऋतु की जो चाल है वो कितनी है, ऋतु की चाल वो कितनी है सर y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये क्या रखा है इसने। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, धारा के अनुकूल 2
दो घंटे में कितनी दूर जा रही सर? 2 घंटे में 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तैर सकती है ये कहा है इसने। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल पहले चाल तो निकाल लीजिए। उस समय चाल कितनी हो गई प्लस वाई, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, अर्थात तो ठीक है। समय बराबर कितना है सर? दूरी बटा 4 है। क्या है? दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी है सर? 20 किलोमीटर से चाल कितनी है? प्लस वाई। तो अब धारा के अनुकूल 2 घंटे में कहा है ना, तो 2 घंटे मतलब समय 2 है। 2 बराबर कितना है सर? 20 बटा 1 प्लस वाई। तो 2 दाएं 20 यानी 1 प्लस वाई बराबर कितना आ गया सर? 10 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 है। क्या है? समीकरण नंबर 1। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसने कहा कि तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना तैर सकती है सर? वो 4 किलोमीटर है। चलिए कितना है सर? 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कौन तैर सकती है सर? ऋतु। तो अगर हम बात करें धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी वो कितनी होगी सर? तो ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल, तो वही समय बराबर दूरी बटा 4। समय कितना है? 2 घंटे। दूरी कितनी है? 4। दूरी बटा समय हो गया, सॉरी दूरी बटा 4 हो गया। तो फिर अगर आप देखेंगे ये 2 दूना 4, तो इधर से y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 2। और यहाँ से प्लस वाई बराबर 10 है। जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो y और y कितना? 2y और 10 प्लस 2 12। तो y का मान कितना आ गया? 6। y का मान 6 यहाँ रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 4। इसका मतलब है, तो अगर मैं बात करूं तो जो ऋतु की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जो धारा की चाल है कितने हैं सर? 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।